आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वो जो मेरे सामने मुश्किलों का अंबार है, उसी से मेरे हौसलों की मीनार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप ही की लिखी हुई कविता की ये 2 लाइनें हैं। आपने 400 पार वाला टारगेट सेट किया है हौसलों की मीनार का। उसी पर बातचीत करने के लिए मेरे 3 सहयोगी मेरे साथ हैं, श्वेता सिंह, राहुल कंवल, सुधीर चौधरी। हम चारों आपसे सवाल जवाब करेंगे। आपको सबका स्वागत है और आज तक के दर्शकों को मेरा नमस्कार है। और मेरे लिए खुशी है कि इस पूरे चुनाव में कई बार मुझे आज तक के लोगों से कहीं न कहीं मिलने का मौका मिला है, लेकिन ये चतुष्कोण पूरा वैसे ही 4 जब इकट्ठे होते हैं, कई प्रकार की कहावतें हैं, सब तो मैं उपयोग नहीं कर सकता अच्छे वाली में बोल दूंगा प्रधानमंत्री जी, लोग जब चुनावों की तैयारी करते हैं तो उम्मीदवारों की लिस्ट बनाते हैं, वो कौन हमारा स्टार कैंपेनर होगा, ये सब घोषणा पत्र तय करते हैं। लेकिन आप 100 दिन आगे का एजेंडा बनाने में लग गए हैं। इसीलिए मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है कि 2014 में जब आप आए तो 100 दिन के अंदर आपने ओआरओपी, काले धन पर एसआईटी गठित की। 2019 में आए तो 62वें दिन आपने ट्रिपल तलाक से आजादी दिलाई और कश्मीर में 370 से आजादी दिलाई 66वें दिन। 2024 में अगर आप सत्ता में आते हैं तो 100 दिन में क्या करेंगे? कौन से बड़े और सख्त फैसले ले सकते हैं? एक तो शायद मेरी कार्यशैली का ये हिस्सा है कि मैं चीज़ों को बहुत वेल इन एडवांस करता हूँ। जब मैं संगठन का काम करता था तब भी मैं काफ़ी पूर्वानुमान लगाता था कि मुझे इस समय ये करना है, इस समय ये करना है। इसलिए मैं टाइम का भी ढंग से बंटवारा करता हूँ, प्रायोरिटी भी बड़ी आसानी से तय कर सकता हूँ। मैं किसी मैनेजमेंट स्कूल का स्टूडेंट तो नहीं रहा हूँ, लेकिन शायद ये मेरा काम करते करते डेवलप हुआ है। जब मैं गुजरात में था तो गुजरात में भी मैं और आमतौर पर जो क्रिटिक्स होते हैं या ऑब्जर्वर्स होते हैं वो शुरू के तबके का देखते हैं। बहू भी जब शादी करके घर में नहीं आती है तो पहले 5, 7, 10 दिन बराबर देखा जाता है, ये कैसे पैर रखती, कैसे हाथ, वो स्वाभाविक रहता है, दुनिया का स्वभाव है। तो मुझे लगा कि मुझे इसको एड्रेस भी करना चाहिए और मैं उस दिशा में चला। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग घटना बताता हूँ। 26 जनवरी को गुजरात में भूकंप आया, भयंकर भूकंप था। मैं उस समय पार्टी का काम करता था। अक्टूबर 7 को मुझे अचानक सीएम बनना पड़ा। सीएम शपथ लेकर के मैं सीधा भूकंपग्रस्त इलाके में चला गया। 2-3 रात में वहीं रहा, देखा सब चीजें। पहले वॉलेंटियर के रूप में देखता था, अब मैं एक सीएम के रूप में देख रहा था। फिर मैंने आकर के मीटिंग ली मेरे अफसरों की, तो सबने बताया साहब मार्च महीने तक ये हो जाएगा, मार्च में। मैंने कहा सबसे पहले तुम्हारा ये मार्च वाला बजट कैलेंडर है, उसको कागज को ऐसे बाजू में रख दो भाई। मुझे बताओ 26 जनवरी के पहले क्या करोगे? मैंने कहा दुनिया 26 जनवरी को देखने आएगी कि 1 साल में क्या किया। सारा प्रीपोन करिए, मुझे बताइए। फिर मैंने पूरी मशीनरी को मोबिलाइज किया और मैंने यहाँ शायद 24 जनवरी को दिल्ली में आकर के प्रेस की थी और मैंने देश को रिपोर्ट कार्ड दिया था। और उस समय जैसे मेरा अनुमान था, बहुत बड़ी मात्रा में मीडिया गुजरात पहुंचा हुआ था और वो मीडिया पहुंचा हुआ था जो चाहता ही था कि हमारी चमड़ी उधेड़ दे। लेकिन मजा आप देखेंगे 24, 25, 26 जनवरी की रिपोर्ट वाहवाही के सिवा कुछ नहीं था। और उसका एक कारण ये था कि मैंने मार्च के डेड एंड को प्रीपोन कर लिया। तो मेरी टीम का उत्साह बढ़ गया कि यार देखिए सफलता काम रिकग्नाइज हो रहा है। तो मैं इसकी ताकत समझता हूँ और इसलिए मैं एक 100 दिन का। दूसरा, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि सरकार चलती है यार कोई अच्छी चीज आ जाएगी तो देख लेंगे, जी नहीं। सरकार मुझे चलाना है। सरकार चलती है, इसके लिए मुझे लोगों ने नहीं बिठाया है जी। मुझे देश में कुछ चीज़ों को चलाना है, मुझे कुछ चीज़ों को बदलना है। और इसलिए मेरे पास, तो मैंने क्या किया, 2014 में मैंने 100 दिन के लिए सोचा, 5 साल के लिए मेरे पास मैनिफेस्टो था। 2019 में मैंने
ये भी देखा, साथ साथ में मैंने ग्लोबल चित्र की तरफ भी थोड़ा ध्यान आकर्षित किया मेरा। 2024 में मेरी सोच थोड़ी लंबी है। मैं पिछले 5 साल से काम कर रहा हूँ 2047 पे, और ये 5 साल से काम चल रहा है। देश के शायद 20 लाख से ज़्यादा तो मैं कह सकता हूँ जिनसे मैंने इनपुट लिए हैं, और मैं उनके आधार पर 47 का एक विजन डॉक्यूमेंट बनाया। 2 पीढ़ी अफसरों की रिटायर हो चुकी होगी इस पर काम करते करते, काफ़ी नए लोग आए हैं। अब मैंने कहा, मैंने अभी चुनाव के 1 महीने पहले, घोषित होने के 1 महीने पहले पूरा बड़ी समिट की थी मेरी सभी काउंसिल की और सभी सचिवों की। फिर मैंने कहा भाई ये 2047 जो है, अब मुझे उसको 5 साल में बताइए प्रायोरिटी। फिर मैंने 5 साल का बनाया मैप। फिर मैंने उनको कहा कि अब मुझे इसमें से 100 दिन का निकालिए एक्शनेबल पॉइंट। फिर मैं उनको बताता हूँ मेरी प्रायोरिटी 1 ये होगी, प्रायोरिटी 1B ये होगी, प्रायोरिटी 1C ये होगी, प्रायोरिटी 2 ये होगी, प्रायोरिटी 2B ये होगी। उसके आधार पर कुछ कीजिए। तो उन्होंने काम कर रहे हैं, तैयार किया है। मेरा उनके साथ बैठना अभी बाकी है, मैं शायद समय निकाल करके बैठ लूँगा। तो ये तैयार है मेरा। लेकिन अब मेरे मन में काम करते करते एक नया विचार आया है जो मैं पहली बार आपके सामने बता रहा हूँ। मैं जब 100 दिन का सोच रहा था, अभी मैं 125 दिन पर सोचने के लिए मैं मजबूर हो गया हूँ और मैं उत्साहित भी हो गया हूँ। मैं देखा कि इस पूरे कैंपेन में फर्स्ट टाइम वोटर को हो, युवा पीढ़ी को, यानी मैं उनका पागलपन देख रहा हूँ। मैं उनके एस्पिरेशंस को फील कर रहा हूँ। तो मैं शायद आजकल मैं अनाउंस करने वाला हूँ कि मैं अब 125 दिन पर काम करना चाहता हूँ। 100 दिन का मैंने प्लान कर लिया है, मैं 25 दिन और जोड़ना चाहता हूँ, और उसमें प्योरली मैं यूथ को चाहता हूँ। आप मुझे आइडिया दीजिए, आप मुझे अपनी प्रायोरिटी बताइए। तो मैं 25 दिन टोटली डेडिकेट करना चाहता हूँ मेरे देश के युवाओं को। तो 125 का मैं अब करूँगा काम, 100 से मैं आगे बढ़ रहा हूँ 25 दिन का। तो हो सकता है सर हमारा कार्यक्रम देखने के बाद, ये इंटरव्यू के बाद शायद यूथ अपने आप ही आपको मैं पहली बार आपके सामने बोला हूँ, जी, तो आप बता सकते हैं यूथ बहुत को। ही लोगों को अच्छा लगेगा। जी सर, देखिए ये कितनी बड़ी बात है कि चुनाव समाप्त नहीं हुआ और हम आपके अगले टर्म की बात कर रहे हैं। आप 100 दिन में, 125 दिन में, इससे ऐसा लगता है कि ये चुनाव जो है एक स्टेटस को का चुनाव है, यानी लोगों को ये आश्वस्त है कि आप वापस आने वाले हैं। जब बीजेपी के टिकट दिए जा रहे थे उस समय लोग कहते थे कि ये टिकट नहीं है, ये निर्वाचन का सर्टिफिकेट है। हर जगह जो बीजेपी का सबसे बड़ा एसेट है वो आपका चेहरा है और आपका काम है। आपको कभी ऐसा लगा कि इस बार तीसरे टर्म के दौरान कैंडिडेट्स ने भी शायद ऐसा सोच लिया कि भाई आपके नाम पे ही जीत के आना है, आपके काम ने आपने इतना अच्छा करके रखा है कि उनको कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है? तो आप उस हिसाब से कुछ आप देख रहे हैं कि कोई लैक ऑफ पार्टिसिपेशन या ज़रूरत से ज़्यादा एक श्योरिटी कैंडिडेट्स में या कार्यकर्ताओं में? एक तो ये जो चुनाव जीतने वाला हूँ या हमारी सरकार बनने वाली है, इस अनुमान पर पहुंचने में आप काफ़ी लेट है, बहुत लेट है आप। मुझे राष्ट्रपति पुतिन का फ़ोन आया था सितंबर की मीटिंग के निमंत्रण के लिए। मुझे G7 का फ़ोन आया था कि हमें मीटिंग पे चाहिए। तो दुनिया को तो पूरा भरोसा है कि ये सरकार बनने वाली है। आप काफ़ी लेट हैं लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए अच्छा ही है जहाँ तक चुनाव का सवाल है, मैंने 1 साल पहले मेरी पार्टी को कहा था, बड़ी मीटिंग में कहा था कि कैंडिडेट का इंतजार मत करो, आपका कैंडिडेट घोषित हो चुका है और वो है कमल। कमल ही आपका कैंडिडेट है और कोई कैंडिडेट है ही नहीं। तो 1 साल से मैं सिर्फ कमल के लिए ही काम करना तय कर चुका है। मेरी पार्टी को मैंने उस प्रकार से गैल्वेनाइज कर दिया था। तो हम कमल के लिए ही सब लोग काम कर रहे हैं। मैं भी कमल के लिए काम कर रहा हूँ, मेरे साथी भी कमल के काम, और हमारे ओपोनेंट भी कमल के लिए काम कर रहे हैं।
क्योंकि वो जितना कीचड़ उछालते हैं कमल ज्यादा खिलता है। तो वो काम वो कर रहे हैं और हम कमल की बात पहुंचा रहे हैं। पर आपको ऐसा लगता है कि ये आपका सबसे कंफर्टेबल चुनाव है? ऐसा है, कभी हमने कंफर्ट जोन में जाना नहीं चाहिए। अगर ये कंफर्टेबल है तो मैं खुद चुनौती खड़ी करूंगा। देखिए, आप देखे होगा स्ट्रेट हाईवे होता है ना, वहाँ एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। जहाँ कर्व आते हैं वहाँ एक्सीडेंट कम होते हैं। मैं जागरूक रखना चाहता हूँ मेरी टीम को, जगाए रखना चाहता हूँ, दौड़ाए रखना चाहता हूँ। तो मैं कंफर्ट जोन वाली दुनिया मुझे मंजूर नहीं। पर लोग भी ये कहते हैं कि अगर सब इतना आसान है तो इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं आप? मेहनत तो मैं इसको अवसर मानता हूँ जी, मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है। जनता जनार्दन के दर्शन करना, उनकी भावनाओं को समझना, यही तो मेरी प्राण शक्ति है, ये मेरी ऊर्जा है। दूसरा, लोकतंत्र में चुनाव को हमने जीत हार के सीमित अर्थ में नहीं लेना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा, एक प्रकार से ओपन यूनिवर्सिटी होती है। आपके पास अवसर होता है अपने विचारों को लोगों तक ले जाने का, और आप जब डायरेक्ट विचार ले जाते हैं तब न डाइल्यूजन आता है न डाइवर्जन आता है, यानी परफेक्टली मैसेजिंग आप कर सकते हैं। फिर आप, अब जैसे काशी से गया तो मेरा काशी का मिजाज आ रहा था, लेकिन मैं कोडरमा गया, वहाँ का जो दृश्य देखा तो मैंने अपना पूरा भाषण का विषय बदल दिया। पहले मैं जाता था रास्ते में कुछ अलग सोचता था मैं, क्योंकि मुझे लगा कि मुझे ये जो लोग हैं मुझे इनके साथ ये बात करनी है। और मैं मानता हूँ सभी राजनीतिक दलों का कर्तव्य है कि वे चुनाव का भरपूर उपयोग करें, मतदाताओं को एजुकेट करें, अपनी आइडियोलॉजी से एजुकेट करें, अपनी वर्किंग स्टाइल से एजुकेट करें, अपने प्रोग्राम से एजुकेट करें। ये काम सबने करना चाहिए। मैं तो चाहूँगा अभी भी करें, अभी 15-20 दिन बचे हैं, अपने मतदाताओं को एजुकेट करें, लेकिन नहीं कर रहे हैं। मोदी जी, उसी सवाल से आगे बढ़ते हुए मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि वो कौन सी बात है कि आप जिम्मेदारी उठा लेते हैं। मुझे गुजरात के 2 विधानसभा चुनाव मैंने कवर किए, ये तीसरा लोकसभा आपका चुनाव है जो मैं कवर कर रही हूँ। मैंने देखा हर जगह आप जिम्मेदारी लेकर खड़े हो जाते हैं कि मोदी के नाम पर वोट देना है, क्योंकि इसमें एक डर फेलियर का भी रहता है जो शायद आप महसूस नहीं करते हैं कभी। पर 400 पार का नारा के साथ आपने शुरू किया, एक बहुत बड़े, मतलब उस समय सब लोग आप पर हावी हो गए थे कि 400 कैसे हो जाएगा, और आज भी वही मुद्दा है, वही चर्चा है। अपना टारगेट रिवाइज आप करेंगे? परिवार वाले लोग हैं, आपके संतान है, अगर आपका बच्चा 90 मार्क लाता है तो आप उसको जरूर कहते होंगे अगली बार 95 लाना है, जरूर कहते होंगे। 99 लाए होंगे, बोले 99 है, 100 लाना तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी देखो ना, जरूर कहते होंगे। हमारे पास ऑलरेडी 19 से 24 400 थे, एनडीए के रूप में और एनडीए प्लस के रूप में। तो एक मेरा कर्तव्य बनता है अभिभावक के रूप में भी कि भाई 400 पार आगे जाना है। तो ये मेरी जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि हम निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। मैं ये तो नहीं कह सकता 90 आए यार, तेरे किसी दोस्त को 90 नहीं है, 60 आएंगे तो चल जाएगा, तुम चिंता मत करो, ऐसा नहीं कह सकता मैं। 90 है तो मैं कहूँगा 95 लाओ। तुम्हारे और दोस्तों को क्या है उसके आधार पर थोड़ा सोचते हैं। दूसरी बात है, जहाँ तक जिम्मेवारी, ये लीडरशिप का कर्तव्य है जी। आज देश का दुर्भाग्य है कि दूसरे के सर पर ठिकरा फोड़ दिया जाता है, नेता भाग जाते हैं, चमड़ी बचाते हैं। ये तो देश के लिए सबसे निराशा और दुख की बात है। कम से कम एक इंसान है जो जिम्मेवारी लेने को तैयार है, जो भागता नहीं है, जो कहता है जी मैं ये कहता हूं, मेरी जिम्मेवारी है। और देश में, राजनीतिक जीवन में, हर दल में जिम्मेवारी लेने वाले लोग होने चाहिए। ऐसे लोग नहीं होने चाहिए जो अपने साथियों पर ठिकरा फोड़ करके भाग जाए। ये शोभा नहीं देता है जी।